आज के जमाने में आजादी का मोल आप पहचाने न पहचाने, लेकिन एक सफर आज हमारे साथ जरूर कीजिए जिसमें हम आपको बताएंगे कि आखिर स्वतंत्रता हमने हासिल कैसे की। इसकी कीमत नहीं है, यह अनमोल है, इसे हासिल किया गया है न जाने कितना खून बहाकर। हमारे साथ कुमार विश्वास, बहुत स्वागत है आपका। जलियांवाला बाग और यहाँ का इतिहास और वहीं से उपजे वो सारी भावनाएं जिन्होंने न जाने कितनों को प्रेरित किया कि देश की आजादी के लिए लड़ो। देखिए श्वेता, अगर विश्व के इतिहास का आकलन किया जाए तो बलिदान बहुत सारे हुए हैं, लोगों ने समूह में बलिदान दिए हैं, लेकिन स्वतंत्रता के लिए एक साथ इतने लोग एक साथ बलिदान हो, ये पहला तीर्थ है। तो बैसाखी के दिन 1919 में यहाँ एक छोटी सी सभा प्रस्तावित थी। दो राष्ट्रवादी नेताओं सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल, इनको अंग्रेज सरकार ने काला पानी की सजा दे दी। इससे 13-14 दिन पहले बहुत सारे लोग गए थे अंग्रेज कमिश्नर के पास ये कहने के लिए कि सजा गलत है, लेकिन मानी नहीं गई। तो बैसाखी के पवित्र पर्व पर यहाँ हजारों लोग, यहाँ पर सैकड़ों लोग इकट्ठे हुए और ये डर था कि यहाँ पर ये भाषण इस तरह के होंगे। तो जनरल उडायर जो पंजाब के गवर्नर थे, उन्होंने क्रांतिकारियों को सबक सिखाने की योजना बनाई और अभी हम जहाँ से चलेंगे वहाँ उन्होंने अपने बंदूकधारी रख दिए और यहाँ पर वो जलियांवाला बाग हत्याकांड एक तरह से प्रारंभ हुआ। ये कितना ज़्यादा शर्मनाक था अंग्रेजों के ऊपर, महारानी ने श्रद्धांजलि भेंट की और डेविड कैमरून जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने इसे ब्रिटिश इतिहास का एक शर्मनाक अध्याय कहा। ये हर तरह से अमानवीय था और इसके बाद दो तरह की विचारधाराएं पैदा हुई भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के इतिहास में, जिसमें एक विचारधारा जो गांधी जी के साथ और कांग्रेस के नेताओं के साथ चल रही थी, उसके अलावा एक विचारधारा पैदा हुई कि आज़ादी केवल इन विनय घोषणाओं के साथ नहीं पाई जा सकती, आज़ादी केवल इन चर्चाओं के साथ नहीं पाई जा सकती। आज़ादी के लिए हो सकता है कि अंग्रेज को उसकी भाषा में सबक सिखाया जाए। वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। इसका जिक्र आपने किया, उसमें दरअसल बंगाल का जब विभाजन हुआ था, बंग भंग हुआ था, उस वक्त उस इलाके में हमने जरूर उस तरह से क्रांतिकारियों को उपजते हुए देखा है, पैदा होते हुए देखा है, उस जज्बे को देखा है, लेकिन इस हिस्से में निर्णायक था जलियांवाला बाग और ये वो ऐतिहासिक रास्ता। देखिए, अगर आपका कैमरा दिखा पाए तो मुझे सोच के रोमांच हो रहा है, बहुत पुलक पैदा हो रही है कि भगत सिंह 12 साल के थे और उनका गांव यहाँ से 12 माइल्स दूर था। भगत सिंह पैदल चल के आए थे और उन्होंने इस पवित्र मिट्टी की जो रज है, जो मिट्टी है जलियांवाला बाग की, उसको वो लेकर गए थे और इतना अधिक इम्पैक्ट उनके मन पर पड़ा जलियांवाला बाग का कि भगत सिंह जो बाद में भारतीय क्रांति चेतना के युवक युवतियों का बहुत बड़ा आइडियल बने और आज तक हैं, वो यहाँ से बड़े इंस्पायर थे। वो इस जगह उन्होंने बहुत अंदर से आंदोलित किया था और संयोग देखिए कि इस जगह का बदला जिस नरनाहर ने लिया, जिस शेर ने लिया, उसका नाम भी शेर सिंह था, एक साथ जेल में। दिलचस्प दरअसल इसलिए भी है क्योंकि एक तरफ एक नाम के भीतर आप ये सब इसका जिक्र कर रहे हैं, लेकिन दूसरी ही तरफ उन्हीं के दौर में उनसे चंद सालों के फासले पर हम राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्लाह की भी दोस्ती देखते हैं। देखिए, वो अद्भुत दोस्ती है और उसमें तो बड़ा अद्भुत संस्मरण है कि जब आखिरी रात थी, फांसी लगनी थी, तो उससे पहले दिन संवाद होते हुए सुनते हैं कि पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने अपने दोस्त अशफाक को, पठान को, आंखों में आंसू लिए देखा। तो उन्होंने पूछा कि क्या मेरा शेर डरता है, फांसी से डरता है? तो अशफाक ने रोते हुए कहा कि डरता नहीं हूँ पंडित जी, बस ये सोचता हूँ कि मेरे धर्म में पुनर्जन्म की परिभाषा नहीं है, संभावना नहीं है। बिस्मिल हिंदू है, कहते हैं फिर आऊंगा, फिर आऊंगा, फिर आकर के भारत मां तुझको आजाद कराऊंगा। जी करता है मैं भी कह दूं, पर मजहब से बन जाता हूं। मैं मुसलमान हूं, पुनर्जन्म की बात नहीं कर पाता। हाँ, अगर खुदा कहीं मिल गया मुझको तो अपनी झोली फैला दूंगा और जन्नत के बदले उससे पुनर्जन्म ही मांगूंगा। आजादी के पहले आंदोलन में 1857 में एक अंग्रेज ऑफिसर जो हिंदुस्तान में उर्दू से जिसे बड़ा लगाव था, वो शायरी करना सीख गया था। तो उसने बहादुर शाह जफर को जब गिरफ्तार करके रंगून ले जाया जा रहा था, तो बहादुर शाह जफर को चिढ़ाने के लिए कहा कि दम दमे में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की, ए जफर ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की। दमदमा वो जगह है जहां भारतीय फौजों के हथियार रखे जाते थे। तो बहादुर शाह जफर जो खुद शायर थे, उन्होंने उसे तुरंत एक फिलवदी शेर बनाकर कहा कि गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। और 21 साल बाद जब ऊधम सिंह ने
लंदन की एक ईस्ट इंडिया कंपनी की जो एक फेलिस्ट्रेशन समारोह था, उसमें खड़े होकर जनरल उडायर को गोली मारी, तो कहीं बहादुर शाह जफर का वो वादा जो उन्होंने ब्रिटानी हुकूमत के हुक्मरानों और अहंकार से किया था कि हम में अपने ईमान की जब तक बू रहेगी, हम 7 समंदर पार भी बदला लेकर आएंगे, ऊधम सिंह ने उसे पूरा किया। आज भी देखिए जलियांवाला बाग लोग आते हैं घूमने के लिए, छोटे छोटे बच्चे आते हैं यहाँ पर उस मोल को समझने के लिए कि यहाँ पर किस तरह से बलिदान दिया गया होगा। हम आगे अगर बढ़ें तो उस जगह पर पहुंचकर हम अपनी बातचीत की शुरुआत करें दोबारा जहाँ से गोलियां चलाई गई। और यहाँ जो गोली चलाने वाले थे वो यहाँ थे और सामने से ये पूरा दिखता था। अजीब सा लगता है कि उम्र ऐसी जिसमें आप आज के दौर में नौकरी ढूंढते हैं, घर वाले शादी करना चाहते हैं, आप उस दौर में अपना घर बार छोड़कर निकल गए। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, हम यहाँ चंद्रशेखर आज़ाद का जिक्र कर लें, आप जिसके बारे में सोचें वो बलिदान ऐसा जो जिनका समूचा जीवन एक प्रेरणा है। ठीक है, अंग्रेजों को ये समझ में आने लगा था इस जलियांवाला कांड से निकली हुई चिंगारियों से कि अब इस आग को संभालना मुश्किल है। कवि प्रदीप बड़नगर के मध्य प्रदेश के वो गाते हैं, ये देखो ये जलियांवाला, यहाँ चली थी गोलियां, ये मत पूछो किसने खेली यहाँ खून की होलियां, एक तरफ बंदूकें दंदन एक तरफ थी टोलियां, मरने वाले बोल रहे थे इंकलाब की बोलियां, यहाँ लगा दी बहनों ने भी बाजी अपनी जान की, इस मिट्टी को नमन करो ये मिट्टी है बलिदान की। मुझे लगता है कि ये लोग जो यहाँ पर हैं उनसे भी जान लेना ज़रूरी है कि वो यहाँ पर जलियांवाला बाग देखने आए हैं। आप लोग यही इसी के लिए ख़ास आए थे? हाँ जी मैडम। आपको पूरी कहानी यहाँ की पता है? नहीं पता, लेकिन आप सुन रहे हैं ना। चलिए, यही हमारी कोशिश है कि हम बताएं, यही आपकी क्योंकि और यही पर्यटन की कमी आप जो बता रहे हैं कि जो राष्ट्रभक्ति की बात है उसे जोड़ना पड़ेगा और समूचे देश को उसमें जुड़ना पड़ेगा। हाँ, ये जानना पड़ेगा। जैसे आपने कहा कि भगत सिंह या सुखदेव या राजगुरु या आजाद या मदन लाल ढींगरा या चापेकर बंधु, ये सारी जो परंपरा है, जिस आयु में इन्हें कुछ और करना था, जिस आयु में इन्हें अपनी नौकरियों के बारे में सोचना था, उस आयु में ये प्लान बना रहे हैं कि काकोरी में ट्रेन कैसे लूटी जाए ताकि जो अंग्रेज का हमारे इकट्ठा किया हुआ खजाना है, हमारा ही पैसा, उसको हम आजादी के आंदोलन में कैसे काम में लें। और मुझे लोग यही सोचते हैं कि भगत सिंह यानी कि एक क्रांतिकारी, पर भगत सिंह एक विचारक भी थे। भगत सिंह के दिए हुए नारे, वो इस जिसका जिक्र भी आप कर रहे हैं यहाँ पर, भले ही वो इतनी किताबें पढ़ते थे, उसमें से निकालकर उनकी किताबें पढ़ रहे हैं। उनको जब लेने के लिए आया है जेल का मार्शल कि चलिए आपकी फांसी का वक्त हो गया, तो उन्होंने कहा रुकिए, और वो किताब पढ़ रहे हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन की। तो उन्होंने कहा कि आप चलिए, बोले देख रहे हैं कि एक क्रांतिकारी दूसरे से बात कर रहा है, अभी शांत रहिए। और उन्होंने वो पन्ना मोड़ दिया है। तो उनसे चलते में पूछा संतरी ने कि सरदार जी आपने वो पन्ना मोड़ा, अब तो आप जा रहे हैं। तो उसने कहा मैं इसको यहाँ से छोड़ के जाना चाहता हूँ कि आने वाली पीढ़ियां इसके बाद से पढ़ें। बटुकेश्वर दत्त को जो पत्र लिखा है भगत सिंह ने, अगर आप प्रकाशन विभाग की वो पुस्तक देखें जिसमें उनके पत्र हैं, उसमें बटुकेश्वर दत्त को वो लिखते हैं कि मैं भी जीना चाहता हूँ, मैं भी चाहता हूं कि मैं जीवन आराम से जीऊं, मुझे मरने का शौक नहीं है। जब उनको जेल से निकालने की योजना एक क्रांतिकारी दल बना रहा था, तो उन्होंने उनको सलाह देते हुए कहा कि लेकिन मुझे फांसी चढ़ जाने दो, क्योंकि मैं फांसी चढ़ने के बाद ये चाहता हूं कि इस देश की माएँ ये ख्वाब देखें कि उनकी कोख से भगत सिंह जैसा बेटा। दरअसल इसे देखने के 2 नजरिए हो सकते हैं। अव्वल तो ये कि आप यहाँ पर आए पर्यटक के तौर पर, और जिस तरह से हम जिक्र भी कर रहे थे जनाब से, जिनको मालूम नहीं था यहाँ क्यों आए हैं, तो आखिर क्यों नहीं मालूम था, ये कहां पर खामी रह गई, कहां पर कमी रह गई, कहां पर कड़ियां नहीं जुड़ी, क्यों राष्ट्रवाद पिछड़ा। इसके देखिए रीजन बहुत सारे हैं, लेकिन मुझे व्यक्तिगत रूप से श्वेता ऐसा लगता है कि आजादी के बाद जिन लोगों को ये नियामन करना था, उनमें से अधिकांश लोग ऐसे थे जिन्होंने ब्रिटिशर्स से संवाद किया था शांतिपूर्ण तरीके से, और जिनको लगता था कि भारत जो है वो उतना महत्वपूर्ण और सबल देश नहीं है। आपको याद है कि जब रानी आई वापस नेहरू जी के समय में, तो हमारे हिंदी के जनकवि नागार्जुन को क्रोध आ गया। उन्होंने कविता लिखी, आओ रानी हम ढोएंगे पाल की, यही हुई है राय जवाहरलाल की, क्योंकि लोग प्रतीक के रूप में देखते थे। जलियांवाला बाग के बाद से हिंदी की कविता और पूरे देश की जो संस्कृति कर्मी थे, कलाकार थे, कवि थे, उनमें भी 2 फाड़ हुए। माखनलाल चतुर्वेदी जो लिखते हैं कि चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, वो ये लिखने लगे कि जो कष्टों से मैं घबराऊं तो कायर कहलाऊंगा, और बदले में खून बहाऊंगा तो मैं भी डायर कहलाऊंगा, ये लिखने लगे। लेकिन एक दूसरी विंग आई
पंडित जगदम्बिका प्रसाद जी ने लिखा कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा, वतन पर मिटने वालों का, यानी कि वतन पर मिटना है, वतन पर मरना है, शहीद होना है। क्षमा परवाने की शायरी बढ़ने लगी कि ये आजादी की दीप शिखा है, इसमें आने वाले परवाने हैं। और भगत सिंह ने उसमें बहुत बड़ा काम किया, ऊधम सिंह ने बहुत बड़ा काम किया उसमें, और एक पूरी परंपरा फैली, बंगाल से लेकर चली और पूरा बिहार उत्तर प्रदेश कवर करते हुए मध्य प्रदेश में चेतना फैली। तो इस जगह का जो योगदान है, जो आपका सवाल है कि राष्ट्रवाद क्यों नहीं पहुंचा, हमने दिखाया नहीं। हम और सिर्फ आज की पीढ़ी नहीं, हमारी पीढ़ी से पहले खो गया कहीं। लोग स्वतंत्रता की लड़ाई कैसे हुई, क्या हुई, उन चीज़ों में कितनी दिलचस्पी। ये देखिए, ये जो इस दीवार पर जो चिन्ह है, उन्हीं के बारे में पूरा इसमें विस्तृत जानकारी दी गई है। 28 चिन्ह कहा जा रहा है कि गोलियों के इसमें है। 1100 के आसपास आंकड़ा था, जिसको अंग्रेज सरकार ने खुद ने 400 से ज्यादा माना। तो यानी कि 400 लोग घेर के मार दिए जाएं। ये क्या है? ये कौन सा उपनिवेशवाद है? ये कौन सी ब्रिटानी हुकूमत की ऐसी कौन सा चेहरा है जिसके नाम पर वो ये कहते थे कि हम तो बहुत सभ्य हैं और हमारे यहाँ ऑक्सफोर्ड तब से है, हमारे यहाँ कैम्ब्रिज तब से है। ये क्या ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज यही सिखाती है कि निहत्थे महिला पुरुषों को घेर के मार दिया जाए, जो कि अपने दो नेताओं के बारे में राष्ट्रीय राय बहुत बदली थी। इसके बाद राष्ट्रीय राय बदली और आजादी के रास्ते को प्रशस्त करने के लिए कुछ नौजवानों ने अपना सीना ऑफर किया, उन्होंने अपना शरीर ऑफर किया। उन्होंने अपने आप को कहा कि इस पुण्य भूमि के बलिदान पथ पर अगर मेरा शरीर भी जाता हो तो भी तय है। हम आगे बढ़ते हैं कुमार, हम चलते हैं शहीदी कुएं की तरफ, क्योंकि वहां पर जो लोग पहुंचते हैं और वहां पर जो भाव आता है वो किसी मंदिर से बहुत आप सोच के देखें कि अब चलती हुई गोलियों में एक माँ ये सोच कर कि मैं कैसे बच सकती हूँ, वो इधर से इधर भाग रही है, हर तरफ गोलियां चल रही हैं, और उसके बाद उस बच्चे को सोचती है शायद कुएं में मैं बच जाऊं, शायद कुएं के पानी में मैं तैर जाऊं, या कुछ और लोग हैं, उनकी तो गिनती नहीं होती। तो हम आखिरी पड़ाव पर पहुंचे हैं, जलियांवाला बाग में जो सफर हम कर रहे हैं, जिसके जरिए हम आज की पीढ़ी को ही नहीं, पुरानी पीढ़ियों को भी ये दिखाना चाह रहे हैं कि कहाँ भूल आए हैं हम, जिन्होंने हमारे लिए खून बहाया था, जिन्होंने सब कुछ न्यौछावर कर दिया था। इस कुएं की खामोशी में जिसमें महिलाएं अपने बच्चों को लेकर कूद गईं ब्रिटानवी हुकूमत के अत्याचार से बचने के लिए, इस कुएं के अंधेरे में भी शायद आप देखिएगा ना कि इसकी साज सवार कैसी है और ये कैसा दिख रहा है। मुझे लगता है भारतीय इतिहास के पुनर्लेखन की इस तरह से आवश्यकता है कि ये पता चले कि ये इस कुएं का जो जल है, जो इसके नीचे कहीं बहता है, वो उसी गंगा की तरह पवित्र है जहाँ अपनी अस्थियां प्रवाहित करने के बाद आदमी मोक्ष को प्राप्त होता है। मुझे लगता है कि हर चीज़ के लिए आपको सरकार का इंतजार नहीं करना होगा। कुछ चीज़ें हैं जो आपको खुद जिनकी शुरुआत करनी होगी, वो चीज़ें अंदर से आती हैं। किसने भगत सिंह को, किसने चंद्रशेखर आज़ाद को, किसने अशफाकुल्लाह को सिखाया था कि तुम्हें ये करना है, ये सरकारी नीति है, ये नियम है, ये पर्यटन है, तुम्हें ये करना है। लेकिन अगर बीज बचपन में हो हाँ, तो शायद असर करता है। जैसे मैंने कहा कि जो फेस्टिविटी 15 अगस्त की थी, मैं आपसे पहले भी यहाँ कई बार आ चुका हूँ, और आज चूंकि आज तक पर हूँ और आपके साथ बात कर रहा हूँ, तो शायद इतना भावुक नहीं हूँ। मैं पहली बार जब यहाँ आया था और दूसरी बार जब यहाँ आया था, दोनों बार मैं बहुत रोया था। और मेरे साथ के जो 2-4 लोग थे, जो नए ज़माने की हवाओं के कुछ लोग थे, उनको ये समझना मुश्किल हो गया था कि मैं रो क्यों रहा हूँ। ना तो मैं पंजाबी हूँ, ना मैं पंजाबी बोल सकता हूँ, ना भारतीय स्वाधीनता इतिहास में मेरे पूर्वजों में से कोई बलिदान हुआ है कि दादाजी नहीं रहे, ऐसा भी नहीं है। मैंने तो नखून भी नहीं कटवाया है इस आज़ादी के लिए। लेकिन अंदर से भावुक था, क्योंकि 15 अगस्त की जो फेस्टिविटी थी, भगत सिंह जोर से बोला, जोरावर शोर से बोला, वो जो अंदर से आता था वो कहीं ना कहीं था। मुझे लगता है वो अगर जिंदा रहेगा तो इस 15 अगस्त पर अगर हम ये याद कर पाएंगे कि जिन्होंने सपना देखा था कभी, इलाही वो भी दिन होगा, कभी वो दिन भी देखेंगे जब अपनी ही ज़मीं होगी और अपना आसमां होगा। जिन्होंने ये ख्वाब देखा था, वो ख्वाब पूर्ण काम कैसे हो जैसा उन्होंने देखा था। दरअसल कहानियाँ पता नहीं कितनी सच्ची होती हैं, लेकिन सुनकर इनमें अगर आपको जोश आता है। बिस्मिल की को जब फांसी होने वाली थी, उससे पहले जब उनकी माँ ने माँ को नहीं बताया, उन्होंने फैसला किया कि मैं नहीं बताऊंगा, तब माँ ने कहा कि मुझे इतना कमज़ोर कैसे समझ लिया था कि मुझे नहीं बताओगे। तो ये सारे किस्से हैं जो जिनमें आप प्रेरणा ढूंढने निकलें तो आपको ज़रूर मिलेंगी। हमारे नायकों की परिभाषा हमको बदलनी पड़ेगी। हमें रियल लाइफ और रियल लाइफ नायकों के बीच अंतर करना पड़ेगा। जहाँ जहाँ सैनिक लड़े हैं जिन युद्धों में, जो रिटायर होकर आ गए हैं, ये जो नहीं लौटे हैं, जो सिर्फ तिरंगे में आकर लौटे हैं, अगर वहां पहुंच जाएं तो भी मुझे लगता है कि ये पर्व बन सकता है। भारत के राष्ट्रवाद को, भारत की राष्ट्रीयता को एक पुनर्परिभाषा की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि अब दर्शकों से भी विदा लेने का वक्त हो रहा है, लेकिन आपने कई कविताएं लिखी हैं, वीर रस से ओतप्रोत। बिल्कुल हम कार्यक्रम का अंत कुछ वैसे ही करेंगे कि शोहरत न अता करना मौला, दौलत न अता करना मौला, बस इतना अता करना चाहे, जन्नत न अता करना मौला। शम्मे वतन की लो पर जब, शम्मे वतन की लो पर जब कुर्बान पतंगा हो,
होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो, होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो। आज़ादी के इस पर्व की ढेरों शुभकामनाएं देते हुए हम आपको बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबको भी वंदे मातरम। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।